सो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं जो लेसन नंबर 3 बोर्ड इफेक्टिवनेस है उसके साथ में। इसके अंदर आप सबसे पहले आ जाओ इंट्रोडक्शन पर। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको कुछ लाइनें हैं जो ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्यों ध्यान में रखनी है? बिकॉज उस पे कमेंट बेस्ड क्वेश्चन या इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो क्या लाइनें हैं? सबसे पहला भी है, बोर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है ओवरऑल हेल्थ ऑफ द कंपनी के लिए, और जब भी वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है उसको लॉन्ग टर्म व्यू जो है वो लेकर के चलना है। आगे इफेक्टिव बोर्ड जो है वो मैनेज करेगा, क्या चीज मैनेज करेगा? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मैनेज करेगा बिटवीन द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट एंड द लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑफ द डिसीजंस। ठीक है, साथ ही साथ हम असेस भी करेंगे। क्या चीज असेस करेंगे हम? जो भी शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर इंटरेस्ट है, कीपिंग इन माइंड द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस ऑफ द कंपनी। तो यार नो डाउट हमको स्टेक होल्डर का, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट भी फुलफिल करना है, बट एट द सेम टाइम हमको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस भी देखना है कंपनी का, कि कंपनी भी सक्सेसफुल हो जाए और उनका इंटरेस्ट भी क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो इसको बैलेंस करने का काम भी किसका है? बोर्ड का। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे रोल ऑफ द बोर्ड जो है, ठीक है, रोल ऑफ द बोर्ड के अंदर ये जो लाइन दी है आपको कि इफेक्टिव बोर्ड डेवलप एंड प्रमोट्स कलेक्टिव विजन ऑफ द कंपनीज पर्पस, कल्चर, वैल्यूज एंड बिहेवियर, जो कि वो प्रमोट करना चाहता है इन कंडक्टिंग इट्स बिजनेस। ये काम भी किसका है? बोर्ड का है। अब ये जो हमने अभी 3 लाइनें पढ़ी है, ठीक है, ये वाली लाइन पहली वाली की बोर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है ओवरऑल हेल्थ ऑफ द कंपनी के लिए, लॉन्ग टर्म व्यू लेना है। सेकंड जो ये वाला पैरा हमने पढ़ा, इफेक्टिव बोर्ड मैनेज करेगा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट और जो भी लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो सकता है डिसीजन का। ठीक है, और स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर का इंटरेस्ट जो है, ठीक है, उसको भी मैनेज करने का काम करेगा। और जो ये थर्ड वाली लाइन हमने पढ़ी है, ये तीनों में से कोई सी भी लाइन देकर के आपको सवाल आ सकता है किस चीज के ऊपर, कि रोल क्या होता है बीओडी का। ठीक है, तो ये आपको उस पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है, तीनों लाइनें। ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ बीओडी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करी उन्होंने? सबसे पहले करा है कि डायरेक्शन देता है मैनेजमेंट को। सेकंड करा है डेमोन्स्ट्रेट करता है एथिकल लीडरशिप। उसके बाद कंसिस्टेंट रहना विद द कल्चर एंड वैल्यूज, परफॉर्मेंस कल्चर क्रिएट करना जिससे आप वैल्यू क्रिएशन कर रहे हो, न कि ऐसा हो कि यार आप जो है वैल्यू को क्या कर रहे हो, डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हो। Then make well-informed and high-quality decisions. Right framework create करना for helping the directors meet their statutory duties, कि वो अपनी statutory duties सही तरीके से discharge कर सकें। Accountable obviously रहेगा, ठीक है, BOD जो भी है। Particularly किन की तरफ accountable आप रहोगे? जिन्होंने capital provide करी है कंपनी को, या उनकी तरफ। And last में think carefully about its governance arrangements and embraces the evaluation of their effectiveness. आपका governance arrangement कैसा है, प्लस वो कितना effectively काम कर रहा है। ठीक है, आपके इंडस्ट्री में जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हो, जिस बिजनेस में आप ऑपरेट कर रहे हो, जिस स्ट्रक्चर के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर, उसको अगर ध्यान में रखें हम, तो आपका जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क आपने बना रखा है वो किस तरीके से काम कर रहा है वो भी देखना। ठीक है, उसके ऊपर पॉन्डर करना, उसमें चेंजेस करना, वो सब काम किसका है? बीओडी का। तो ये पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इसको याद रखने का तरीका आपका हो जाएगा दाग ऑन एलसीडी। ठीक है, सो DAGLCCDD। सबसे पहला था प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर मैनेजमेंट, देन उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट एथिकल लीडरशिप कंसिस्टेंट विद द कल्चर एंड वैल्यूज, क्रिएट्स अ परफॉर्मेंस कल्चर जो कि ड्राइव करे वैल्यू क्रिएशन को, ना कि वैल्यू को क्या करे, डिस्ट्रॉय करने का काम करे। वेल इन्फॉर्म्ड और हाई क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, राइट फ्रेमवर्क क्रिएट करना जिससे डायरेक्टर्स को मदद हो सके उनकी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज जो है वो डिस्चार्ज करने में। अकाउंटेबल रहेंगे ऑब्वियसली किसकी तरफ? यार जिन्होंने कैपिटल प्रोवाइड करी है। एंड लास्ट में गवर्नेंस अरेंजमेंट कैसा है कंपनी का, उसके बारे में सोचना, और वो कितना इफेक्टिव है, ये जो है वो आपको क्या करना है? असेस करने का काम करना है। तो ये सब आप ध्यान रखोगे। उसके बाद मीनिंग क्या होता है बीओडी का? तो मीनिंग ऑफ बीओडी के अंदर आपको बोले सबसे पहले कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब है कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बॉडी है जिसको इलेक्ट या अपॉइंट करा जाता है बाय द पर्संस हु जॉइंटली ओवरसी द एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी। ठीक है, साथ में मिलकर के ओवरसी करता है एक्टिविटीज कंपनी की। डायरेक्टर का मतलब है डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो ऑब्वियसली आपको नेचुरल पर्सन चाहिए उस कंपनी को रन करने के लिए। ठीक है, सर्टेन नेचुरल पर्संस टू रिप्रेजेंट द कंपनी एट वेरियस फ्रंट्स। सो ये एक चीज हो गई कि यार डायरेक्टर जो है रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। प्लस दूसरी चीज क्या होगी कि डायरेक्टर जो है वो सिर्फ एजेंट ही नहीं है कंपनी के, वो ट्रस्टीज भी है कंपनी के। ठीक है, तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। देन उसके बाद अगला पॉइंट इसमें दिया टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर में सबसे पहले आपको दिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में उन्होंने बोला कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है, ठीक है ना, वो दोनों होता है, बोथ अ मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड ऑल्सो वो उसकी क्या होती है, डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो डे टू डे अफेयर्स में भी इन्वॉल्व होता है और डायरेक्टर तो वही। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर परफॉर्म करता है ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक बिजनेस फंक्शन। ठीक है, जैसे कि पीपल जो है उनको मैनेज करने का काम, असेट्स का लुकिंग आफ्टर, टाइमली डिस्चार्ज ऑफ द पेमेंट ऑब्लिगेशंस, हायरिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द टैलेंट, एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सब काम में कौन इन्वॉल्व होता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो आप नाम से ही समझ लो यार, एग्जीक्यूट करने वाला पर्सन। ठीक है, तो डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके पास होती है, वो डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व होता है, वो ये सारे फंक्शंस यूजुअली परफॉर्म करता है। ये आपको बेसिक बातें लिख करके आनी है। मैनेजिंग पीपल, लुकिंग आफ्टर द असेट्स, टाइमली डिस्चार्ज ऑफ द पेमेंट ऑब्लिगेशन, हायरिंग एंड डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द टैलेंट, एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब इसमें आएगा। और भी आप अपने मन से इसके अंदर लिख सकते हो, जो भी कंपनी के अंदर चीजें होती है उसमें हर किसी चीज में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है उनको यूजुअली एम्प्लॉय करा जाता है बाय द कंपनी एंड पे, उनको क्या करते हैं हम? सैलरी पे करते हैं। ठीक है, सो दे आर प्रोटेक्टेड बाय द एम्प्लॉयमेंट लॉ, जो भी लेबर लॉज वगैरह है, ठीक है ना, उसके अंदर इनको प्रोटेक्शन मिलता है।
एग्जाम्पल ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में उन्होंने दिया प्रोडक्शन डायरेक्टर, जो प्रोडक्शन है आपका, ठीक है, उसको जो लीड कर रहा है, ठीक है, तो प्रोडक्शन डायरेक्टर हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर फाइनेंस डायरेक्टर हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, फुल टाइम डायरेक्टर हो गया, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो अगर आपको इस पे क्वेश्चन आता भी है लिखने को, तो आप सबसे पहले यही लिखो यार कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो मेंबर भी होता है बोर्ड का, और उसके पास डे टू डे रिस्पांसिबिलिटीज भी होती हैं विद रिस्पेक्ट टू अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। देन वो परफॉर्म करता है ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक बिजनेस फंक्शन, जैसे कि आप ये सब बता दोगे। देन उसके बाद में कंपनीज को एम्प्लॉय कर रही है, सैलरी पे कर रही है, इसको प्रोटेक्शन भी मिलता है एम्प्लॉयमेंट लॉ में। देन एग्जांपल्स क्या है इसके, फिर उसके बाद रूल 21K जो उसके अंदर लिखा है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब है होल टाइम डायरेक्टर, जो कि डिफाइंड है 2 क्लॉज 94 के अंदर ऑफ दी एक्ट। अब होल टाइम डायरेक्टर का मतलब क्या है, होल टाइम डायरेक्टर का मतलब है इंक्लूड्स अ डायरेक्टर इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। तो इसका मतलब हो गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जाएगा जो कि होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में ऑफ द कंपनी। देन 254 जो है आपका, ठीक है, इसके अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर को डिफाइन करा गया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैनेजिंग डायरेक्टर जो इसका मतलब हुआ कि एक डायरेक्टर जिसके पास आर्टिकल्स के थ्रू, ठीक है, या तो जो एओए होता है कंपनी का, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसके थ्रू, या फिर अग्रीमेंट के थ्रू विद द कंपनी, ठीक है, या तो एओए के थ्रू, अग्रीमेंट के थ्रू, या जो रेजोल्यूशन पास करा गया बाय द कंपनी जनरल मीटिंग उसके थ्रू, या जो रेजोल्यूशन बीओडी ने पास करा है उसके थ्रू, क्या है, सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, एंड इंक्लूड्स अ डायरेक्टर। तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा डायरेक्टर जो कि ऑक्यूपाई कर रहा है पोजीशन ऑफ अ एमडी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, ठीक है, तो कोई और भी डायरेक्टर है बट उसके पास पोजीशन एमडी की है तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। मेन इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि यार एमडी का मतलब है कोई भी डायरेक्टर जिसके पास में सब्सटेंशियल पावर्स है मैनेजमेंट की, ठीक है, सब्सटेंशियल पावर्स है मैनेजमेंट के ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब ये सब्सटेंशियल पावर्स जो है मैनेजमेंट की, ये इसको कैसे कैसे दी जा सकती है, तो या तो एओए के थ्रू, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू, या फिर कंपनी के साथ ही हमने क्या कर लिया, अग्रीमेंट कर लिया, या फिर जो रेजोल्यूशन पास हुआ था अपॉइंटमेंट के लिए, अब रेजोल्यूशन या तो जनरल मीटिंग में पास हुआ होगा या फिर बीओडी ने पास करा होगा, उसी के अंदर आपने मेंशन कर दिया। तो ये सब में से किसी के भी थ्रू अगर उसके पास सब्सटेंशियल पावर्स आती है मैनेजमेंट को लेकर के ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उसमें कवर हो जाएगा। प्लस इसमें वो डायरेक्टर भी आ जाएगा जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है, चाहे आप उसको किसी भी नाम से बुलाओ। उसके बाद अगला पॉइंट इसके अंदर आपको ये बताया कि क्या चीजें हमने सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट में से बाहर निकाल दिया, एक्सक्लूड कर दिया। ये जो येलो में आप हाइलाइटेड देख रहे हो, इसके अंदर से क्या चीज एक्सक्लूड कर दी गई है, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स होते हैं रूटीन नेचर के, ठीक है, ये एक्सक्लूड कर दिए गए। कहां से एक्सक्लूड कर दिए गए, जो आपका सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट है उसमें से। कब एक्सक्लूड करेंगे, जब वो ऑथराइज करे जाएंगे बाय द बोर्ड, सच एज पावर टू अफिक्स द कॉमन सील, यानी एमडी के पास में पावर है अगर अफिक्स करने का कॉमन सील ऑफ द कंपनी टू एनी डॉक्यूमेंट, या टू ड्रॉ एंड एंडोर्स एनी चेक, या एंडोर्स एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या साइन एनी सर्टिफिकेट ऑफ शेयर, या डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी शेयर, तो ये सब सब्सटेंशियल पावर्स में नहीं आता। तो अगर कोई व्यक्ति ये काम कर रहा है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है, रूटीन नेचर का है, तो क्या वो ऊपर डेफिनेशन में कवर होगा? द आंसर इज नो, ठीक है। तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है ये केस स्टडी बना करके कि यार फलाना फलाना व्यक्ति वो ये सारे काम कैरी आउट कर रहे हैं, क्या उसके पास सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट है, यस और नो, या वो एमडी है या नहीं है। तो आपको ये लिखना है कि यार सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट में से हमने क्या क्या चीजें एक्सक्लूड करी है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स होते हैं रूटीन नेचर के, जब वो ऑथराइज कर दिए जाए बाय द बीओडी, तो हम उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। और उसके एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कॉमन सील लगाना, या कोई भी चेक हो गया, ठीक है, उसको ड्रॉ करना और एंडोर्स करना, या फिर किसी भी दूसरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स करना, या साइन करना सर्टिफिकेट ऑफ शेयर, या फिर डायरेक्ट करना रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर ऑफ एनी शेयर। तो ये जो भी चीजें हैं ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स ऑफ रूटीन नेचर में कवर है, ये सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में आपको बोला है कि ये जो डायरेक्टर है ये कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं होता है, ठीक है, ये पार्टिसिपेट भी नहीं करता है डे टू डे इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कंपनी पॉलिसी। जो फायदा है हमको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, वो फायदा क्या है, उसका प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और जो आउटसाइड पर्सपेक्टिव वो लेकर के आता है टू द बोर्ड, ये उसके जो है हमारे लिए बेनिफिट है। उसके बाद इफेक्टिव रोल ये प्ले करते हैं गवर्नेंस में, ठीक है, बट दे मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव होता है। तो आप अगर ऐसा बोलो कि एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यस, बट एवरी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, द आंसर इज नो। वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो भी सकता है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं भी हो सकता। देन उसके बाद एक पर्सन जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशंस को और डेफिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसको हम कहां इंक्लूड कर लेंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में इंक्लूड कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ लिखा है ऑल द डायरेक्टर्स एक्सेप्ट, जो होल टाइम डायरेक्टर होता है और मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उन सबको हम क्या मानते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मानते हैं।
एंड दे आर यूजुअली पेड सिटिंग फीस, उनको सिटिंग फीस दी जाती है मीटिंग वगैरह अटेंड करने के लिए ऑफ द बोर्ड एंड द कमिटीज। ये आप जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर अगर आपको नोट लिखने को आता है तो लिख करके आओगे। देन शैडो डायरेक्टर, शैडो डायरेक्टर का मतलब क्या है? शैडो डायरेक्टर का मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि फॉर्मली अपॉइंट नहीं करा गया एज अ डायरेक्टर, लेकिन जिसके डायरेक्शन पे या इंस्ट्रक्शन पे कंपनी के डायरेक्टर्स क्या करते हैं, यूजुअली काम जो है कैरी आउट करते हैं। तो जिसके कहने पे आप काम कर रहे हो वो क्या हो जाएगा? शैडो डायरेक्टर हो जाएगा। जैसे प्रमोटर ऑफ द कंपनी के अंदर जो है कवर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पर्सन जो कि शैडो डायरेक्टर नहीं माना जाएगा, पर्सन को कब शैडो डायरेक्टर नहीं मानेंगे? जब वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहा है। तो अगर कोई सीएस है या सीए है बोर्ड पे और वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में एज अ सीए या सीएस क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो क्या वो शैडो डायरेक्टर में कवर हो जाएंगे? बिकॉज उनके इंस्ट्रक्शन पर, उनके डायरेक्शन पे हो सकता है कि बीओडी जो है डिसीजन मेकिंग करे, तो क्या वो ऊपर वाले पॉइंट में आ जाएंगे? द आंसर इज नो, ठीक है। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एडवाइस देता है प्रोफेशनल कैपेसिटी में, वो शैडो डायरेक्टर नहीं माना जाता। ये आपको ध्यान रखना है, इस पे केस स्टडी जो है वो बन के आ सकती है। दूसरा, होल्डर ऑफ कंट्रोलिंग और मेजॉरिटी शेयर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, जिसके पास मेजॉरिटी शेयर है प्राइवेट कंपनी, जिसके पास कंट्रोल है प्राइवेट कंपनी का, जो कि टेक्निकली डायरेक्टर नहीं है ना, और वो ओपनली पार्टिसिपेट भी नहीं करता है कंपनी के गवर्नेंस पे, बट उसके डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन पर जो भी एम्प्लॉइज वगैरह या डायरेक्टर वगैरह है वो काम करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? शैडो डायरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। लॉ के अकॉर्डिंग इस तरीके का जो भी व्यक्ति होता है जिसके कहने पे आप काम करते हो, वो डी फैक्टो डायरेक्टर माना जाता है। क्या माना जाता है? डी फैक्टो डायरेक्टर, बाय द फैक्ट, बाय द वेरी फैक्ट यार ये आप उसके कहने पे कर रहे हो, तो उसको हम डायरेक्टर मान लेते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये भी इक्वली लायबल होगा फॉर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो क्या शैडो डायरेक्टर को भी लायबल हम हेल्ड कर सकते हैं? द आंसर इज यस। तो ये भी आपको केस स्टडी में आ सकता है। पूरी केस स्टडी दे देंगे, हम बोलेंगे क्या उनकी लाइबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी? द आंसर इज यस, उनकी लाइबिलिटी बनेगी। और ये भी आप ध्यान में रखो कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट में भी ये कवर हो जाएंगे, ठीक है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट की जो डेफिनेशन है उसमें भी क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग इनकी भी लाइबिलिटी जो बनेगी, बिकॉज जहां एक्ट में ऑफिसर इन डिफॉल्ट यूज हुआ है वहां पर शैडो डायरेक्टर भी कवर हो जाएंगे। देन शैडो डायरेक्टर जो है उसको ऑफिसर माना गया है, ठीक है। जो ऑफिसर की डेफिनेशन दी एक्ट के अंदर, उसमें ऑफिसर के अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है? डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी या कोई भी पर्सन जिसके डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन पे बीओडी या एनी वन और मोर ऑफ द डायरेक्टर्स इज और आर अकस्टम टू एक्ट। तो क्या ऑफिसर माना गया है शैडो डायरेक्टर को? द आंसर इज यस। कौन से वाले पॉइंट से? जो एनी पर्सन वाला है, इसके अंदर ये लोग क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वुमन डायरेक्टर। वुमन डायरेक्टर के अंदर आपको क्या बोला उन्होंने कि कंपनीज एक्ट 2013 जो है, ठीक है ना, वो जेंडर डाइवर्सिटी पे फोकस कर रहा है व्हेन इट कम्स टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो उन्होंने मैंडेटरी कर दिया, ठीक है। कंपनीज एक्ट ने मैंडेटरी कर दिया। क्या चीज मैंडेटरी कर दिया? मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर। एक वुमन डायरेक्टर तो होनी ही चाहिए ऑन द बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनीज। एंड रूल 3 जो है उसके अंदर ये लिखा है कि फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज जो है उनको एटलीस्ट एक वुमन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी। फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज को एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी। कौन सी कंपनीज है? एवरी लिस्टेड कंपनी। यहाँ पे सिर्फ लिस्टेड पब्लिक कंपनी नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? लिस्टेड कंपनी, यानी वो पब्लिक कंपनी हो या वो प्राइवेट कंपनी हो जिसमें डेट सिक्योरिटीज वगैरह लिस्ट करवाई है, वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगी। तो लिस्टेड कंपनी ये आप पहले तो ध्यान में रखोगे, ठीक है। कुछ कुछ जगह पर हम देखेंगे यहाँ पर लिखा होगा एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो वहां पे सिर्फ पब्लिक कंपनी आएगी जो लिस्टेड है। उसके बाद एवरी अदर पब्लिक कंपनी, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? बाकी जितनी भी बच गई है वो पब्लिक कंपनीज की बात हम कर रहे हैं सेकंड वाले पॉइंट में। ऊपर हमने पब्लिक प्लस प्राइवेट जो लिस्टेड है उसकी बात करी है। अनलिस्टेड में हम सिर्फ पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं। पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर टर्नओवर जो है वो 300 करोड़ या उससे ज्यादा है। दोनों में से कोई सी भी चीज अगर आपका जो एक क्राइटेरिया वो फुलफिल हो जाता है, दोनों में से कोई सा भी, तो वो यहाँ पर कवर हो जाओगे। आपको एटलीस्ट एक वुमन डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट करना पड़ेगा। तो पीओएसी 100 करोड़ और मोर और टर्नओवर 300 करोड़ और मोर। पहला जो प्रोवाइजो है इस रूल का, ठीक है, वो ये बोलता है कि जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर द एक्ट और वो कवर्ड है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेकंड प्रोवाइजो टू 149 सबसेक्शन 1, उसको कंप्लाई करना है इस प्रोविजन से विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो ये नई कंपनीज के लिए है, या जो भी इनकॉर्पोरेट होती है उसको कितने टाइम में कंप्लाई करना है, ठीक है, इन प्रोविजंस के साथ में। बिकॉज मान लो कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उसका पीओएसी 100 करोड़ या उससे ज्यादा या टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाता है, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर जब से वो इनकॉर्पोरेट हुई है, ये वुमन डायरेक्टर वाले पॉइंट से कंप्लाई करना पड़ेगा। ये 149 सबसेक्शन 1 सेकंड प्रोवाइजो ही है ये जो हम पढ़ रहे हैं कि वुमन डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रोवाइजो टू द रूल जो है, ठीक है, रूल की अगर हम बात करें तो रूल का जो सेकंड प्रोवाइजो है, ये इस रूल की बात हो रही है, रूल 3 का जो ये सेकंड प्रोवाइजो है, इसके अंदर ये लिखा है कि अगर कोई भी इंटरमिटेंट वैकेंसी हो जाती है वुमन डायरेक्टर के ऑफिस में, तो वो आपको फिल करना है, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फिल करना है यार।
लेकिन नॉट लेटर देन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर। तो जो भी इमीडिएट आपकी बोर्ड मीटिंग है या 3 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ द वैकेंसी, इसमें से जो भी बाद में विच एवर इज लेटर, जो भी डेट बाद में है उस डेट तक आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट कर देना है। जो भी उस वैकेंसी को फिल करेंगे, यानी नई जो वुमेन डायरेक्टर होंगी उनका अपॉइंटमेंट आपको कर देना, उस वैकेंसी को आपको उस डेट तक फिल कर देना बेसिकली। ये आप ध्यान में रखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस ये जो ऊपर आपने अभी देखा पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर वगैरह, ये कब का लेना है आपको, जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें जो भी फिगर्स दिए हैं वो आप कंसिडर करोगे ये चेक करने के लिए कि यार अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को करने की जरूरत नहीं है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट टच नहीं कर रही है, ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल की या टर्नओवर की, उनको भी अपॉइंटमेंट करने की जरूरत नहीं है वुमेन डायरेक्टर का। लेकिन अगर अबव मेंशन कंपनीज अपॉइंट करती है वुमेन डायरेक्टर को, ठीक है, अपने बोर्ड में, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, अप्रिशिएबल होगा, बिकॉज जेंडर डाइवर्सिटी उससे प्रमोट होगी। यहाँ पर आप ध्यान रखोगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड प्रोवाइडेड कि वो लिस्टेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है। अगर ये प्राइवेट कंपनी लिस्टेड है, उसने डेट सिक्योरिटीज अपनी लिस्ट करवा रखी है, तो फिर उस केस में आप इस पॉइंट पे कवर हो जाओगे फर्स्ट वाले में, और आपको भी अपॉइंट जो है करना पड़ेगा वुमेन डायरेक्टर को। देन अगला जो पॉइंट है इसके अंदर वो दिया है कि जो रेगुलेशन 17(1)(a) है, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015, इसमें लिखा है एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर आपको अपॉइंट करना है, ठीक है। किनको अपॉइंट करना है, ऑल द लिस्टेड एंटिटीज को, जितनी भी लिस्टेड एंटिटीज है सबको एक वुमन डायरेक्टर तो अपॉइंट करना ही है, ठीक है। बीओडी जो है उसके अंदर एक वुमन डायरेक्टर तो होना ही चाहिए। दूसरा इसके अंदर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 1000 जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज है उनको एक इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर भी अपॉइंट करना जरूरी है, ठीक है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ वुमन डायरेक्टर की, अब वो बोल रहे हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, तो वुमन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी अगर आप टॉप 1000 में कवर होते हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट रेसिडेंट डायरेक्टर, ठीक है। रेसिडेंट डायरेक्टर कहां पर दिया, सेक्शन 149 सब सेक्शन 3, इसमें लिखा है कि हर एक कंपनी जो है, एवरी कंपनी है, कोई सी भी पब्लिक प्राइवेट कोई सी भी, एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर जो कि स्टे करे इंडिया में फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज या उससे ज्यादा, ठीक है। मिनिमम ये आपका टाइम है, मिनिमम 182 डेज या फिर उससे ज्यादा इन द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी जो भी फाइनेंशियल ईयर है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम इंडिया में एटलीस्ट एक डायरेक्टर तो आपका रहा हो, और कितने टाइम के लिए रहा हो, 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए। अच्छा, अगर कोई न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, जो अभी भी बनी है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, तो उस केस में जो ये डेज की रिक्वायरमेंट है ये प्रोपोर्शनेटली अप्लाई होगी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिसमें वो इनकॉर्पोरेट हुई है। इसका मतलब क्या हुआ यार, इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से 182 डेज जो हम आपको बोल रहे हैं कि यार आपका स्टे मिनिमम 182 डेज का होना चाहिए, ये तो तब की बात है जब 365 डेज जो है, ठीक है, पूरे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है लेट्स से फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, ठीक है, एग्जांपल है 22-23 के अंदर अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, और कब इनकॉर्पोरेट होती है, ये इनकॉर्पोरेट होती है लेट्स से 1 सितंबर को। तो यहाँ पर इस कंपनी के पास इस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, जिस फाइनेंशियल ईयर में इनकॉर्पोरेट हो रही है, 365 डेज तो है ही। तो जब 365 डेज है आपके पास, तब आपको ये मिनिमम 182 डेज की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, ठीक है। 365 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर अगर है तो 182 डेज की करनी है। यहाँ पर तो हमारे पास है ही, यहाँ पर 1 सितंबर से अगर हो रहा है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ठीक है, आपके पास 7 महीने हैं, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब ये 7 महीने आपके पास में, तो हम जो है 30 डेज के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, कि 7 इंटू आप 30 कर लो, 7 इंटू 30 मतलब कितना हो गया, 210 डेज ही है, ये पूरे 365 नहीं है। तो 210 डेज जो है, इसके रिस्पेक्ट में कितने दिन मिनिमम हमको इंडिया में स्टे करना पड़ेगा, ये आपका ओवरऑल आ गया। तो आपको पता है कि यार 365 जो है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, 365 के लिए कितना है 182, तो 210 के लिए कितना होगा, कुछ नहीं करना है, 210 मल्टीप्लाइड बाय 182 डिवाइड बाय 365। अब जब आप ये करोगे जो भी फिगर आएगा उतना मिनिमम जो है आपका स्टे होना चाहिए इंडिया में, जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी उसके लिए। तो यही जो है, ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, क्या है, प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं, शैल अप्लाई प्रोपोर्शनेटली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपने जिसमें वो कंपनी जो है क्या हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन जो है आपको आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
365 डेज जो है फाइनेंशियल ईयर में, उसके रिस्पेक्ट में मिनिमम 182 डेज कर सकते हैं। लेकिन जब है ही ऊपर दिन ही नहीं, हम तो अभी अभी इनकॉर्पोरेट हुए हैं, ठीक है, बीच में इनकॉर्पोरेट हुए साल के, तो हमारे पास उस साल में 365 डेज ही नहीं है, हमारे पास 365 डेज से कम दिन है। तो कम दिन है अगर आपके पास में, तो उतना हम प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर 365 डेज के लिए मिनिमम 182 डेज की रिक्वायरमेंट है, तो 210 डेज के लिए मिनिमम कितने दिन की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। जो भी फिगर आएगी उतना मिनिमम आपका स्टे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब हुआ जो कि पाइवोटल रोल प्ले करता है मेंटेनिंग अ ट्रांसपेरेंट वर्किंग एनवायरनमेंट कंपनी के अंदर। ये इम्पार्शियल और ऑब्जेक्टिव जजमेंट प्रोवाइड करता है, जो कि जरूरी है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी के लिए। हर एक जो 149 सबसेक्शन 4 है उसमें ये लिखा है कि हर एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी, देखो यहाँ लिखा है ना एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, यहाँ लिस्टेड कंपनी नहीं लिखा, यहाँ से पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड है उसकी बात होगी कि हर एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1/3, ठीक है, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है, ठीक है, वो क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी इन केस ऑफ एनी क्लास या क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, जब आप 1/3 निकालोगे, ठीक है, तो देखो अगर वो नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, जैसे आपके बोर्ड पर टोटल 9 डायरेक्टर्स हैं, तो उस केस में एटलीस्ट 3 क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। बट जब वो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा 3 से, तो फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है, यानी कि लेट से आपका अगर ये 7 हो गया, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 7 है, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं पूरी तरीके से, ठीक है, 1/3 into 7, ये फ्रैक्शन में आएगा। तो जो भी फ्रैक्शन आएगा उसको हम क्या करेंगे? राउंड ऑफ कर देंगे टू 1, ठीक है। इसका मतलब इस केस में जो आएगा ये कितना आ जाएगा? 2.3 कुछ आ जाएगा ये, ठीक है। 2.3 कुछ आएगा यार। तो 2.3 जो आएगा ये, इसको हम क्या करेंगे? राउंड ऑफ कर देंगे टू नेक्स्ट 1 यानी कि 3 कर देंगे। तो जब 7 टोटल 7 डायरेक्टर्स है, टोटल 7 डायरेक्टर्स है, तब भी आपको 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या करने पड़ेंगे? अपॉइंट करने पड़ेंगे। जब 9 डायरेक्टर्स हैं, तब भी आपको 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। एनी फ्रैक्शन contained in such 1/3 number shall be rounded off as 1। तो हमारे इसमें फ्रैक्शन क्या था? 2.3, ये जो 3 है इसको राउंड ऑफ कर देंगे टू 1, यानी कि कुल मिलाकर के 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है वो चाहिए बोर्ड पर। उसके बाद 17(1)(b) के अकॉर्डिंग जो चेयरपर्सन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर है, ठीक है, 17(1)(b) जो है, ठीक है, इसके अंदर ये लिखा है कि जो चेयरपर्सन है बीओडी का, अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव है, तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बीओडी शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। और जहां पर भी आपके पास में रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नहीं है, वहां पर हाफ ऑफ द बीओडी शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो उस केस में आपको ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए, बिकॉज आपका जो चेयरपर्सन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है, ठीक है। अगर आपका चेयरपर्सन रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव है, तो उस केस में 1/3, अगर नहीं है तो हाफ ऑफ द बीओडी शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। उसके बाद रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन अगर प्रमोटर है लिस्टेड एंटिटी का, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने ऊपर क्या बोला कि अगर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है तो 1/3, अगर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नहीं है तो हाफ। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव आपका चेयरपर्सन है, वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन प्रमोटर है लिस्टेड एंटिटी का, या फिर वो रिलेटेड है टू एनी प्रमोटर या पर्सन जो ऑक्यूपाई करता है मैनेजमेंट पोजीशन एट द लेवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या 1 लेवल बिलो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो या तो वो खुद प्रमोटर है, ठीक है, जो चेयरपर्सन है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन खुद ही प्रमोटर है, या फिर वो किसके साथ रिलेटेड है? किसी भी प्रमोटर के साथ रिलेटेड है, रिलेटेड टू एनी प्रमोटर, या किसी भी ऐसे पर्सन के साथ रिलेटेड है जो मैनेजमेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है बीओडी लेवल पे या बीओडी लेवल से जस्ट एक लेवल नीचे, ठीक है। तो इस केस में कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए आपको? एटलीस्ट हाफ ऑफ द बीओडी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी शैल कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो हाफ वाले दो केसेस हैं, कब? जब चेयरपर्सन ही यार हमारा नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं, तो सीधे सीधे हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। सेकंड सिनेरियो क्या है? सेकंड सिनेरियो है कि चेयरपर्सन तो हमारा नॉन एग्जीक्यूटिव है, बट वो चेयरपर्सन हमारा प्रमोटर है, या फिर वो प्रमोटर नहीं है बट रिलेटेड है किसके साथ? प्रमोटर के साथ में, या फिर किसी भी ऐसे पर्सन के साथ में जो कि ऑक्यूपाई करता है मैनेजमेंट पोजीशन बोर्ड लेवल पे या 1 लेवल बिलो द बीओडी। तो ये आप ध्यान में रखोगे। अब इसमें एक जो टर्म है रिलेटेड टू एनी प्रमोटर, ये रिलेटेड टू एनी प्रमोटर का मतलब क्या है वो आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन के अंदर दिया है। रिलेटेड टू एनी प्रमोटर का मतलब है
कब माना जाएगा कि आप रिलेटेड हो? रिलेटेड टू एनी प्रमोटर शैल हैव द फॉलोइंग मीनिंग। इफ द प्रमोटर इज अ लिस्टेड एंटिटी, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसको प्रमोट किसने करा है? किसी लिस्टेड एंटिटी ने प्रमोट करा है। तो जो लिस्टेड एंटिटी के डायरेक्टर्स हैं अदर देन द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसके एम्प्लॉइज, नॉमिनीज, वो सब क्या कर दिए जाएंगे? डीम टू बी रिलेटेड मान दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इससे रिलेटेड हो जो लिस्टेड एंटिटी, ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कंपनी ए है, ठीक है, और कंपनी बी है। अब ये कंपनी बी एक लिस्टेड एंटिटी है और ये कंपनी बी जो है वो प्रमोटर है। किसकी प्रमोटर है? कंपनी ए की प्रमोटर है। ठीक है, कंपनी ए की प्रमोटर है कंपनी बी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर अगर जो ए का चेयरपर्सन है, जो ए का चेयरपर्सन है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है बी में। ठीक है, बी में जो डायरेक्टर्स हैं या फिर जो बी में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो नॉमिनीज है, इससे अगर वो क्या है? रिलेटेड है, इनसे अगर रिलेटेड है तो हम मान लेंगे कि वो किससे रिलेटेड है? जो प्रमोटर है यानी जो लिस्टेड एंटिटी उससे रिलेटेड है। ये बात आई होप आपको समझ में आ गई। यहाँ ये जो डायरेक्टर है इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आएगा। इसका मतलब ये कि मान लेते हैं जो कंपनी ए का चेयरपर्सन है, वो कंपनी ए का चेयरपर्सन कंपनी बी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड है। तो क्या हम बोलेंगे कि चेयरपर्सन रिलेटेड है टू द प्रमोटर? द आंसर इज नो। उस केस में चेयरपर्सन को रिलेटेड टू प्रमोटर नहीं माना जाएगा। कब माना जाएगा? जब आप किसी डायरेक्टर के साथ रिलेटेड हो अदर देन द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या किसी एम्प्लॉय के साथ रिलेटेड हो, या फिर आप किसी भी नॉमिनी के साथ क्या हो? रिलेटेड। ये आपको क्लियर रखना है। ठीक है, सेकंड, अगर प्रमोटर कोई अनलिस्टेड एंटिटी है, ठीक है, अब जैसे इसी को हम चेंज कर लेते हैं। अभी जो बी थी वो लिस्टेड एंटिटी थी, अब हम बोल रहे हैं कि जो बी है वो एक अनलिस्टेड क्या है? एंटिटी है, जिसने प्रमोट करा है कंपनी एक और कंपनी ए का एक चेयरपर्सन है। तब माना जाएगा कि ये रिलेटेड है प्रमोटर के साथ जब वो उसके डायरेक्टर्स के साथ रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर एम्प्लॉइज के साथ हो, या फिर नॉमिनीज के साथ हो। अब यहाँ पर एक डिफरेंस का पॉइंट है। डिफरेंस का पॉइंट ये कि लिस्टेड एंटिटी के केस में हम ये डायरेक्टर में से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या कर देते थे? बाहर निकाल देते थे। लेकिन यहाँ पर हम उसको भी इंक्लूड करेंगे। यानी अगर कोई चेयरपर्सन, ठीक है, कंपनी ए का चेयरपर्सन इसके साथ रिलेटेड है, जो अनलिस्टेड एंटिटी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसके साथ रिलेटेड है, तो हम मान लेंगे कि वो चेयरपर्सन किसके साथ रिलेटेड है? जो प्रमोटर है यानी जो अनलिस्टेड एंटिटी है उसके साथ में रिलेटेड है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में सिर्फ इतना सा अंतर है, बाकी सारे पॉइंट सेम है। सिर्फ इतना सा अंतर है कि लिस्टेड एंटिटी के केस में लिस्टेड एंटिटी का जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, अगर कंपनी ए का चेयरपर्सन उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ रिलेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। हम ऐसा नहीं मानेंगे कि दैट चेयरपर्सन इज रिलेटेड टू द लिस्टेड एंटिटी या टू द प्रमोटर, क्योंकि प्रमोटर कौन है? लिस्टेड एंटिटी है। लेकिन अनलिस्टेड एंटिटी के केस में अगर चेयरपर्सन किसके साथ रिलेटेड है? अनलिस्टेड एंटिटी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ रिलेटेड है, तो भी हम मान लेंगे कि चेयरपर्सन जो अनलिस्टेड एंटिटी यानी जो प्रमोटर है उसके साथ में क्या रिलेटेड है। ये आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर। उसके बाद नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर जो उसमें लिखा है कि इट मींस अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो भी प्रोविजंस ऑफ लॉ है उसको ध्यान में रखते हुए या किसी भी अग्रीमेंट के बेसिस पे हो सकता है गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर दे, कोई भी दूसरा पर्सन कर दे अपना इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसकी भी अपॉइंटमेंट अलग अलग तरीके से हो सकती है, या तो लॉ के अकॉर्डिंग हो सकती है, या किसी अग्रीमेंट के कारण हो सकती है, या गवर्नमेंट खुद कर दे, कोई भी दूसरा पर्सन कर सकता है उसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। रेगुलेशन 16(1)(b जो है सीबी एलोडिया रेगुलेशन की, उसमें ये क्लियरली लिखा है, ठीक है, ऑब्वियसली सेक्शन 149(6) में प्लस जो रेगुलेशन है उसके अंदर ये क्लियरली लिखा है कि आपको एक्सक्लूड करना है नॉमिनी डायरेक्टर को फ्रॉम बीइंग कंसीडर्ड एज इंडिपेंडेंट। नॉमिनी डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माना जाएगा? नहीं माना जाएगा? द आंसर इज नो। नॉमिनी डायरेक्टर को आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं मानोगे। और जब आप कैलकुलेशन भी कर रहे हो, तो जब हम ऊपर कैलकुलेशन कर रहे थे, लेट से कुल मिलाकर के 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है। अब ये जो 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इसके अंदर एक नॉमिनी डायरेक्टर है। तो जब हम 1/3 निकालेंगे, 1/3 हम किसका निकालेंगे? 1/3 हम निकालेंगे 8 का। हमको एक्सक्लूड करना है नॉमिनी डायरेक्टर को फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की लिमिट का। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, नॉट टू बी काउंटेड इन टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हो? जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है उनको कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है यार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का मतलब है सेक्शन 151 के अकॉर्डिंग हर एक लिस्टेड कंपनी, ध्यान दो यहाँ पर लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी है,
हर एक लिस्टेड कंपनी में हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब इस पर्पस के लिए स्मॉल शेयर होल्डर किसको माना जाता है? स्मॉल शेयर होल्डर माना जाता है उस शेयर होल्डर को जो कि होल्ड कर रहा है शेयर्स नॉमिनल वैल्यू के, और वो नॉमिनल वैल्यू मैक्सिमम कितनी है? 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज तक के अगर आप कर रहे हो नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स, तो आप स्मॉल शेयर होल्डर हो, यानी कि नॉमिनल वैल्यू मतलब जो फेस वैल्यू होती है, ठीक है ना, शेयर्स की। दूसरी चीज इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है वो सिर्फ लिस्टेड कंपनी का के अंदर ही ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सिर्फ लिस्टेड कंपनी के ऊपर ही एप्लीकेबल करते हैं, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप एक्ट के अंदर भी पढ़ोगे तो उन्होंने सिर्फ बोला है एवरी लिस्टेड कंपनी, तो जो अनलिस्टेड है वो यहाँ पे बिल्कुल भी कवर नहीं है। कि वो खुद से करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट कवर नहीं होगा यहाँ पर। रूल 7 जो उसके अंदर लिखा है, कंपनीज अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014 की, लिस्टेड कंपनी जो है वो अपॉन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 1000 और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर व्हिचएवर इज लोअर, कितने शेयर होल्डर्स के नोटिस में? मिनिमम 1000 और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स। तो लेट्स से अगर टोटल नंबर स्मॉल शेयर होल्डर्स का 500 है, तो 500 का 1/10 कितना हो गया? 50 हो गया। तो हमको कितने चाहिए? हमको चाहिए 1000 या फिर 50 विच एवर इज लोअर, यानी कि मिनिमम 50 स्मॉल शेयर होल्डर्स, ठीक है। स्मॉल शेयर होल्डर का टोटल नंबर लेना है, सिर्फ पूरे ही सबका ही नहीं लेना, टोटल शेयर होल्डर का नहीं लेना, टोटल स्मॉल शेयर होल्डर जितने उसका 1/10। तो अपॉन नोटिस ऑफ मिनिमम 1000 और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। और इलेक्ट कौन करेगा इसको? जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है वही इलेक्ट करेंगे। लिस्टेड कंपनी अगर चाहे तो खुद से भी ऑन इट्स ओन मोशन भी क्या कर सकती है? इस डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर्स। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट ऑप्शनल है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो दोनों जगह यहाँ पर क्या लिखा है? मे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें एक्ट के अंदर, तो यहाँ पर भी मे लिखा है। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर भी क्या लिखा है? मे हैव वन डायरेक्टर। और आप यहाँ पर अगर देखो रूल के अंदर, तो यहाँ पर भी क्या लिखा है? मे अपॉन द नोटिस। तो ये सब क्या है? ऑप्शनल है, ठीक है, और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के ऊपर ही एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है। बाकी अगर कोई करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है पूरे डायरेक्टर्स के अंदर। इसके बाद आपको जो टॉपिक दिया है वो एक कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोर्ड। इसके अंदर यार सिर्फ ये बात लिखी है कि जुडिशियस मिक्स होना चाहिए इंटरनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का विद अ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस एंड कोर कॉम्पिटेंस, डेप्थ ऑफ नॉलेज जो होती है एग्जीक्यूटिव की, और जो ब्रेथ ऑफ एक्सपीरियंस होता है नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, दोनों जो है आपको मिलना चाहिए, ठीक है, जब कंपनी के बीओडी की बात होती है। तो ये चीज एक तो याद रखोगे। ये लाइन जो है इस पे भी आपको कमेंट बेस्ड या इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ द बोर्ड को लेकर के जो भी प्रोविजंस हैं वो बताएं। तो कंपनीज एक्ट की भी आपको बताएं और सेबी एलओडीआर की भी बताएं साइड बाय साइड, ठीक है। सबसे पहले इसमें साइज ऑफ द बोर्ड, कि बोर्ड की साइज क्या होगी। तो 149 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग एवरी कंपनी shall have a BOD consisting of individuals as directors and shall have a minimum number of 3 directors in case of public company। अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 3 डायरेक्टर, अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, अगर 1% कंपनी है तो एटलीस्ट 1 डायरेक्टर होना चाहिए। एंड मैक्सिमम आप कितने डायरेक्टर्स कर सकते हो? 15 डायरेक्टर्स कर सकते हो, प्रोवाइडेड क्या 15 से ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है, 15 से ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद में 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स भी अपॉइंट करे जा सकते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो मैक्सिमम डायरेक्टर है ये वाला, ठीक है, मैक्सिमम डायरेक्टर का जो क्लॉज है, यानी जो हम 15 डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, इसके अंदर ये क्लॉज किन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? ये गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर और सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। ये मैक्सिमम डायरेक्टर वाला प्रोविजन गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं, यानी ये लोग 15 से ज्यादा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एसआर पास करना ही पड़ेगा उसके बाद ही कर पाएंगे, ठीक है। तो ये साइज ऑफ द बोर्ड में आपको कंपनीज एक्ट के प्रोविजन है। अब सेबी एलओडीआर में क्या लिखा है? सेबी एलओडीआर में लिखा है कि जो रेगुलेशन 17(1)(a) है, ठीक है, it provides that board of directors shall have an optimum combination of executive and non-executive directors, जिसमें एटलीस्ट एक वुमन डायरेक्टर होना चाहिए, एंड नॉट लेस देन 50% ऑफ द बीओडी shall comprise of नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो एटलीस्ट 50% बोर्ड जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, प्लस ओवरऑल बोर्ड में एक वुमन डायरेक्टर जो है वो होना चाहिए, ठीक है, ये आप याद रखोगे। उसके बाद जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैं, ठीक है, उनको एक इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट है। रेगुलेशन 17(1)(c) में लिखा है
कि जो टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज हैं, ठीक है, उनका जो बीओडी है उसमें मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? 6 डायरेक्टर्स होने चाहिए। इट शैल कंप्राइज ऑफ नॉट लेस देन 6 डायरेक्टर्स। तो जो बीओडी है टॉप 1000 सॉरी टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी का, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी है, उसमें मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 6 डायरेक्टर मिनिमम होने चाहिए। उसके बाद ये जो 500 है, 1000 है, 2000 है, ये हम किसके बेसिस पे ऑब्वियसली कैलकुलेट करते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे एज एट द एंड ऑफ द इमीडिएट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो ये आप ध्यान रखोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पोजिशन वाला, इसमें बोला है 149(4) के अकॉर्डिंग एवरी पब्लिक लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है सर, shall have at least 1/3 of total number of directors as independent directors। ठीक है, 1/3 जो है वो क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर एनी क्लास ऑफ कंपनीज। हम ऊपर भी देख चुके हैं। ये जो आपका 149(4) है ये एप्लीकेबल नहीं है टू गवर्नमेंट कंपनी एंड आईएफएससी पब्लिक कंपनी। ये आप ध्यान रखोगे। अब केस स्टडी आपको आ सकती है, केस स्टडी अगर आपको आती है तो आपको सबसे पहले ये चीज चेक करनी चाहिए कि आखिर किस कंपनी की बात हो रही है। ठीक है, सो ये एप्लीकेबल नहीं है गवर्नमेंट कंपनी और आईएफएससी पब्लिक कंपनी के ऊपर। उसके बाद रूल 4 जो है कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014, वो प्रिस्क्राइब करता है कि फॉलोइंग क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज शैल हैव एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिनिमम होने चाहिए इन क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज में। सबसे पहले पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, जिसका पीयूएसई 10 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है उसके अंदर। सेकंड, ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है। और लास्ट में एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स 50 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर अगर इक्वल टू 50 करोड़ है तो कवर नहीं होगी कंपनी। 50 करोड़ से अगर ज्यादा होता है, ठीक है, तो ही यहाँ पर आप कवर हो गए। और यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको उन्होंने आउटस्टैंडिंग लोन का अमाउंट भी दिया है, डिवेंचर का अमाउंट भी दिया है, डिपॉजिट का अमाउंट भी दिया है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों के अमाउंट को मिला करके चेक करना है कि 50 करोड़ से ज्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एग्रीगेट देखना है हमको। ठीक है, इंडिविजुअल लिमिट्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि आउटस्टैंडिंग लोन के लिए 50 करोड़ की लिमिट, डिपॉजिट के लिए 50 करोड़ की नहीं। ओवरऑल जो आउटस्टैंडिंग लोन, डिवेंचर, डिपॉजिट है, पूरा मिलाकर के 50 करोड़ से ज्यादा हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 आपको मिनिमम अपॉइंट करने पड़ेंगे। और ये सब में हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ पब्लिक कंपनीज की। ठीक है, उसके बाद फॉलोइंग क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जो ये नीचे दी गई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं, इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये कौन सी कंपनीज है? जॉइंट वेंचर, फुली ओन्ड सब्सिडियरी और डोरमेंट कंपनी। इनको अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि ये कंपनी कौन सी है। कहीं ये जॉइंट वेंचर तो नहीं है, होली ओन्ड सब्सिडियरी तो नहीं है, डोरमेंट कंपनी तो नहीं है। अगर इसमें कवर हो गया तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना ही नहीं है। तो ये आप ध्यान में रखोगे, इंपॉर्टेंट है। ये था आपका कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी बात दी है किसको लेकर के, बोर्ड के कॉम्पोजिशन को लेकर। अब आ जाते हैं अपन जो सेबी एलओडीआर के अंदर दिया। रेगुलेशन नंबर 17(1)(b) प्रोवाइड करता है कि कॉम्पोजिशन जो है बीओडी का ऑफ द लिस्टेड एंटिटी शैल बी एज फॉलोज। अगर चेयरपर्सन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3 ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पहले भी देखा ही हमने। और अगर लिस्टेड एंटिटी में रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नहीं है तो हाफ ऑफ द बीओडी जो है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है रहेंगे। ठीक है, हाफ ऑफ द बीओडी शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अच्छा, अगर मान लो रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन प्रमोटर है, लिस्टेड एंटिटी का रिलेटेड है टू एनी प्रमोटर या पर्सन जो मैनेजमेंट पोजीशन होल्ड करता है बोर्ड लेवल या उससे एक लेवल नीचे, तो उस केस में क्या होगा ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, दोबारा से आपको ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन जो था कि रिलेटेड टू एनी प्रमोटर का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको पहले समझा चुका हूं, तो आपको दोबारा से ये चीज देखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों के अंदर क्या प्रोविजंस दिए हैं। जब भी लिस्टेड एंटिटी का केस आपको आता है तो आपको सेबी वाले जो प्रोविजंस हैं वो लिख करके आने हैं, यह ध्यान रखोगे। अगला जो इसमें टॉपिक है आपका, ये वही बोर्ड कंपोजिशन अंडर सेबी एलओडीआर का एक चार्ट आपको दिया हुआ है। ये आप चार्ट जो है अपने लाइक रिवीजन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो पॉइंट है इसके अंदर लिखा है कि बोर्ड कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स विद द रेंज ऑफ स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज। भाई अलग अलग लोग हैं, सबकी अलग अलग स्किल्स है, सबकी अलग अलग कैपेबिलिटीज है। क्यों जो है ऐसा होता है, क्यों हम अलग अलग लोगों को रखते हैं बीओडी के अंदर, जिससे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फॉर प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी उसको फुलफिल करा जा सके। ठीक है, सेक्शन 178 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, इसमें लिखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी,
यहाँ पर भी सिर्फ लिस्टेड पब्लिक कंपनी की भी बात हो रही है, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी जैसा कि प्रिस्क्राइब हो, उनको कॉन्स्टिट्यूट करना है एनआरसी, ठीक है, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, जिसमें 3 या उससे ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, जिसमें 3 या उससे ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, और नॉट लेस देन 1/2 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जितने भी होंगे उसमें से मिनिमम 50% क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बोला, अगला पॉइंट बोला कि चेयरपर्सन जो है कंपनी का, चेयरपर्सन कंपनी का चाहे एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव हो, चेयरपर्सन कंपनी का चाहे एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव हो, वो मेंबर तो बन सकता है एनआरसी का, बट चेयरपर्सन नहीं बन सकता है एनआरसी का। वो मेंबर तो बन सकता है एनआरसी का, बट चेयरपर्सन नहीं बन सकता है एनआरसी का, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेचर क्या है उसका, वो मेंबर तो बन जाएगा बट चेयरपर्सन नहीं बन पाएगा, यानी कि जो कंपनी का चेयरपर्सन है वो एनआरसी का चेयरपर्सन नहीं बन सकता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस वाले प्रोवाइसो में। उसके बाद जो रूल 6 आपको दिया है, रूल 6 में लिखा है कि रूल 6 ऑफ कंपनीज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स 2014 प्रोवाइड्स that BOD of every listed public company and a company covered under Rule 4 of Companies Appointment Qualification of Directors Rules 2014 shall constitute an audit committee and a nomination and remuneration committee of the board. तो हर एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी को और हर एक उस कंपनी को जो रूल 4 में कवर है, क्या करना पड़ेगा, ऑडिट कमेटी और नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी फॉर्म करनी पड़ेगी। उसके बाद नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी आइडेंटिफाई करेगी उन पर्संस को जो कि क्वालिफाइड है टू बिकम डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स बन सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम होगा, और जिनको अपॉइंट करा जा सकता है सीनियर मैनेजमेंट में इन अकॉर्डिंग्स विद द क्राइटेरिया जो भी फॉर्मुलेट करा जाएगा अपॉइंटमेंट के लिए। साथ ही साथ जो ये कमेटी है वो रिकमेंड करेगी बोर्ड को उनका अपॉइंटमेंट और उनका रिमूवल, and specify the manner for effective evaluation of performance of the board, its committees and individual directors, और ये भी बताएगी कि किस तरीके से बोर्ड जो है उसकी कमिटीज जो है और जो इंडिविजुअल डायरेक्टर्स हैं उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करा जाएगा, ठीक है, ये भी आपको आगे दिया हुआ। उसके बाद ये चीजें हो गई, अब ये सारी चीजें जो फॉर्मुलेट करी जा रही है इनको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा, इसको भी रिव्यू करने का काम किसका होगा, जो एनआरसी है उसी का होगा। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है कि एनआरसी क्या क्या चीजें करेगी, पहले तो पर्संस को आइडेंटिफाई करेगी जो कि ऑब्वियसली बोर्ड का हिस्सा बन सकते हैं, सीनियर मैनेजमेंट के तौर पे अपॉइंट करे जा सकते हैं, क्राइटेरिया लेट डाउन करेंगे उनके अपॉइंटमेंट के लिए, उनका अपॉइंटमेंट और रिमूवल जो है उसका रिकमेंडेशन देंगे, ठीक है, फिर इफेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस के लिए क्राइटेरिया बनाएंगे, प्लस ये इंश्योर करेंगे कि जितने भी हम क्राइटेरियाज बना रहे हैं, ठीक है, ये किस तरीके से इंप्लीमेंट करे जा रहे हैं। उसके बाद नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी फॉर्मुलेट करेगी क्राइटेरिया डिटरमाइन करने के लिए क्वालिफिकेशंस, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अ डायरेक्टर, ये सब डिटरमाइन करने के लिए भी क्राइटेरिया बनाया जाएगा, प्लस रिकमेंड करेंगे बोर्ड को एक पॉलिसी जो किससे रिलेटेड होगी, रेम्युनरेशन से रिलेटेड होगी ऑफ द डायरेक्टर्स, केएमपी एंड अदर एम्प्लॉइज। तो पॉलिसी ऑन रेम्युनरेशन का काम भी एनआरसी का होगा, नाम में ही है रेम्युनरेशन कमेटी। एंड दूसरी चीज क्वालिफिकेशंस, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, इंडिपेंडेंस, ये सब जो है इनको लेकर के भी क्राइटेरिया बनाने का काम किसका होगा, एनआरसी का होगा। नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी जो है वो जब फॉर्मुलेट कर रही है पॉलिसी सबसेक्शन 3 में, यानी ये जो ऊपर आपने जस्ट पढ़ा अभी, तो उसको इंश्योर करना है ये सारी चीजें। क्या चीज इंश्योर करना है, किस पॉलिसी की बात हो रही है, रेम्युनरेशन वाली जो पॉलिसी है उसकी बात हो रही है, ये जो हमने पढ़ा अभी, पॉलिसी रिलेटिंग टू रेम्युनरेशन, तो रेम्युनरेशन वाली पॉलिसी को लेकर के एनआरसी को ये सब बातें जो ध्यान में रखनी है। सेपरेट क्वेश्चन भी इस पे बन करके आ सकता है कि जब एनआरसी रेम्युनरेशन पॉलिसी बता रही है तो उसको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले लेवल एंड कॉम्पोजिशन ऑफ रेम्युनरेशन रीजनेबल और सफिशिएंट होना चाहिए, जिससे अट्रैक्ट करा जा सके, रिटेन करा जा सके और मोटिवेट करा जा सके डायरेक्टर्स को, ठीक है, ऑफ द क्वालिटी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रन द कंपनी सक्सेसफुली, यानी उनको आप मोटिवेट कर सको कि यार वो एकदम क्वालिटी का काम आपको करके दे जो कि जरूरी है कंपनी को चलाने के लिए, प्लस उनको अट्रैक्ट करना है, नए लोगों को अट्रैक्ट करना और जो एग्जिस्टिंग उनको रिटेन करना। तो जो भी आप पे कर रहे हो, जो भी आपका लेवल और कॉम्पोजिशन है रेम्युनरेशन का, वो कैसा होना चाहिए, रीजनेबल और सफिशिएंट होना चाहिए, ये इंश्योर करना है। सेकंड, रिलेशनशिप रेम्युनरेशन का टू परफॉर्मेंस क्लियर होना चाहिए कि आपने ये परफॉर्म करा तो इस तरीके का रेम्युनरेशन आपको मिलेगा, यानी रेम्युनरेशन जो मिल रहा है, ठीक है, वो आप किसके साथ अलाइन करो, परफॉर्मेंस के साथ में, ठीक है, जैसी परफॉर्मेंस वैसा रेम्युनरेशन, ठीक। उसके बाद मीट्स द एप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स आल्सो, ठीक है, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। एंड रेम्युनरेशन टू डायरेक्टर, केएमपी एंड सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अ बैलेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड इंसेंटिव, कुछ फिक्स्ड होगा, कुछ आपका वेरिएबल रहेगा जो आपको एज इंसेंटिव मिलेगा परफॉर्मेंस के बेसिस पे,
also reflecting the short and long term performance objectives which are appropriate to the working of the company and its goals. तो ये जो आपका इंसेंटिव पे है ये किसके बेसिस पे, जो मैंने बोला परफॉर्मेंस के बेसिस पे, उसमें शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस भी आ जाती है, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी आ जाती है। तो ये आपको तीनों पॉइंट ध्यान रखने हैं कि रीजनेबल और सफिशिएंट होना चाहिए। सेकंड, जो भी रिलेशनशिप है रेम्यूनरेशन का परफॉर्मेंस के साथ वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट, आप जब पे कर रहे हो तो रेम्यूनरेशन में फिक्स कंपोनेंट भी होगा, इंसेंटिव्स भी होंगे। इंसेंटिव्स ऑब्वियसली आपके किसके बेसिस पे डिसाइड होंगे कि शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके से डायरेक्टर्स, केएमपी एम्प्लॉइज वगैरह परफॉर्म करते हैं। ये सब आपको जो इसमें ध्यान रखना है, इस पे सेपरेट क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट में एक बात लिखिए, प्रोवाइडेड दैट सच पॉलिसी शैल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। आपको ये पॉलिसी वेबसाइट पे डालनी ही पड़ेगी कंपनी के। और जो सेलिंग फीचर्स है पॉलिसी के और कोई चेंजेस अगर उसमें आते हैं तो वो भी आप जो है डाल दोगे अलॉन्ग विद द वेब एड्रेस ऑफ द पॉलिसी इफ एनी, कहां पर, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। तो ये पॉइंट्स जो है ये आपको पूरे ध्यान रखने हैं जो कि एनआरसी से रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है, सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के अंदर। अब जो नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करेंगे वो करेंगे रेगुलेशन नंबर 19 की ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस। इसमें क्या बोला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कॉन्स्टिट्यूट करना है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी एज फॉलोज। कमिटी में 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए। सारे के सारे डायरेक्टर्स जो होंगे कमिटी के अंदर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। सेबी एलओडीआर के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है, जितने भी डायरेक्टर इस कमिटी का पार्ट होंगे वो सब के सब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। एंड एटलीस्ट 50% डायरेक्टर्स जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। इन केस ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी जिसकी की ऐसा इक्विटी शेयर्स जो होता है, ठीक है, सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स जो है वो आउटस्टैंडिंग है, उस केस में 2/3 ऑफ द नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो यहाँ तो हम आपको क्या बोल रहे हैं कि यार नॉर्मल तो प्रोविजन है एटलीस्ट 50%, बट आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर अगर है तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 आपके क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी ज्यादा हो जाएंगे, बढ़ गया नंबर, ठीक है। 50% का ये आपका ऑलमोस्ट कितना हो गया, 67 के आसपास, ठीक है। 67% जो है डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद चेयरपर्सन जो होगा नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी का वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। जो भी चेयरपर्सन होगा नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी का वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। प्रोवाइडेड जो चेयरपर्सन है लिस्टेड एंटिटी का, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव हो, आप उसको मेंबर तो बना सकते हो एनआरसी का, बट वो चेयर नहीं कर सकता उस कमिटी को। जो ऊपर भी देखा हमने कि जो चेयरपर्सन है कंपनी का, ठीक है, वो चेयरपर्सन नहीं बन सकता है एनआरसी का। देन जो कोरम होगा फॉर अ मीटिंग ऑफ एनआरसी इट शैल बी आइदर 2 मेंबर्स, 2 या 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी, ठीक है, 2 और 1/3 of the members of the committee whichever is greater, यानी whichever is higher, 2 या 1/3 whichever is higher, including at least one independent director in attendance। एक independent director तो होना ही चाहिए मीटिंग में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपका क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से। देन जो चेयरपर्सन है नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी का वो प्रेजेंट हो सकता है एनुअल जनरल मीटिंग में टू आंसर द शेयर होल्डर क्वेरीज। हाउएवर चेयरपर्सन जो होगा कंपनी का वो डिसाइड करेगा कि किसको क्वेरीज जो है वो आंसर करनी है, ठीक है। कौन आंसर करेगा ये डिसाइड कौन करेगा, जो चेयरपर्सन है वो डिसाइड करेगा। तो चेयरपर्सन प्रेजेंट हो सकता है एनुअल जनरल मीटिंग में, फिर वो डिसाइड कर लेंगे कि यार कौन आंसर देगा उस पर्टिकुलर क्वेरी को लेकर के। देन नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी शैल मीट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, एटलीस्ट एक बार तो साल में मीटिंग जो इनकी होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। जो सेबी एलओडीआर के पॉइंट्स है एनआरसी को लेकर के, इन पे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसके बाद रोल क्या होगा नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी का, तो ये वही है, फॉर्मुलेशन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशन, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अ डायरेक्टर, और रिकमेंड करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पॉलिसी रिलेटिंग टू रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स, केएमपी एंड अदर एम्प्लॉइज। फॉर्मुलेट करना क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डिवाइस करना पॉलिसी किसको लेके, डाइवर्सिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर के। आइडेंटिफाई करना पर्संस को जो कि क्वालिफाइड है टू बिकम डायरेक्टर्स एंड जिनको अपॉइंट करा जा सकता है इन सीनियर मैनेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया जो लेट डाउन करा जाएगा। एंड रिकमेंड करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उनका अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। ये सब पॉइंट्स ऊपर पढ़ चुके हैं। देन वेदर टू एक्सटेंड और continue the term of appointment of independent director on the basis of the report of performance evaluation of independent director, ये चीज डिसाइड करना। एंड रिकमेंड करना बोर्ड को all the remuneration which is payable to the senior management, चाहे वो किसी भी फॉर्म में पेबल क्यों ना हो, जो भी रेम्यूनरेशन पे करना है सीनियर मैनेजमेंट को वो रिकमेंड करने का काम भी कौन करेगा, एनआरसी करेगी। तो ये जो है ये भी आपको आ सकता है कि सीबी एलओडीआर के अकॉर्डिंग रोल क्या है एनआरसी का। तो ये सब जो है 6 पॉइंट्स ये आपको उसमें ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया है वो दिया है ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर के अंदर आपको बोला है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लासिफाई करा जा सकता है 2 कैटेगरीज में।
ड्यूटीज, लाइबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो प्रमोट करे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को थ्रू द सिंसियरेस्ट एफर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स इन एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड स्विफ्ट रिजोल्यूशन ऑफ क्रिटिकल कॉर्पोरेट इश्यूज। यानी ऐसी ड्यूटीज, लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनका प्राइमरी फोकस क्या है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करना। अब वो कैसे प्रमोट करा जाएगा, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट प्रॉपर्ली करके, और जो भी कॉर्पोरेट इश्यूज आएंगे, ठीक है, जो भी क्रिटिकल कॉर्पोरेट इश्यूज हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत है, उनको क्या करके रिजॉल्व करके, ठीक है। और दूसरी चीज, कीपिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड इट्स स्टेक होल्डर्स अहेड ऑफ द पर्सनल इंटरेस्ट। अपने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट के आगे किसका इंटरेस्ट रखना, जो कंपनी का इंटरेस्ट है या जो स्टेक होल्डर्स है कंपनी के, उनका जो इंटरेस्ट है। तो ये आपको दो ये कैटेगरीज ध्यान में रखनी। अब इसके बाद जो प्रोविजन है, ठीक है, कंपनीज एक्ट का, वो है सेक्शन 166, जिसके अंदर ड्यूटीज आपको दी है डायरेक्टर की। इसके अंदर क्या बोला है, फॉलोइंग ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर्स हैव बीन प्रोवाइडेड 166 में एंड अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये ड्यूटीज सभी डायरेक्टर पे क्या होती है, अप्लाई होती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर भी अप्लाई होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर दी ड्यूटीज ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो भी यही आपको लिख करके आना है, ठीक है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर है सेक्शन 166 क्या वो सभी डायरेक्टर पे अप्लाई होता है, ठीक है। जो सब क्वेश्चंस बना करके वो देते हैं, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तीन क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो एक बैकग्राउंड के लिए केस स्टडी दे देंगे, फिर बोलेंगे कि क्या 166 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर भी अप्लाई होता है, अगर होता है तो आप ड्यूटीज क्या क्या है वो लिस्ट आउट करो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो बनाया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली जो ड्यूटी है इसके अंदर वो ये है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, डायरेक्टर जो है कंपनी का, उसको एक्ट करना इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो उसके अकॉर्डिंग काम करना है। सेकंड, डायरेक्टर जो है कंपनी का, वो गुड फेथ में एक्ट करेगा इन ऑर्डर टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर एज अ होल and in the best interest of the company, its employees, shareholder, community and for the protection of environment। तो गुड फेथ में करना है आपको, ठीक है, टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, और किसके बेनिफिट के लिए, जो मेंबर्स हैं, ठीक है, कंपनी के, उनके बेनिफिट के लिए। और आप साथ ही साथ बेस्ट इंटरेस्ट में काम करोगे, किसके बेस्ट इंटरेस्ट में आप काम करोगे, कंपनी के, एम्प्लॉइज के, शेयर होल्डर्स के, कम्युनिटी के, और आप काम करोगे प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। तो ये सब इसमें आ जाएगा। देन थर्ड, डायरेक्टर जो है कंपनी का, वो एक्सरसाइज करेगा अपनी ड्यूटीज ड्यू एंड रीजनेबल केयर, स्किल, डिलिजेंस के साथ, एंड एक्सरसाइज करेगा अपना इंडिपेंडेंट जजमेंट, कहीं पर भी बायसनेस या whims पे उसको एक्ट नहीं करना। देन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल नॉट इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन जहां पर ही में हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट जो कि सीधा सीधा कंफ्लिक्ट करे, ठीक है, या पॉसिबली कंफ्लिक्ट कर सकता है विद द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है, जहां पर कंपनी का इंटरेस्ट जो है उसके साथ आपका इंटरेस्ट क्या हो जाए, कंफ्लिक्ट में आ जाए, कि यार पर्सनल इंटरेस्ट अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो कंपनी का इंटरेस्ट वहां पे क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आपको अवॉइड करनी है। Then fifth point, a director of a company shall not achieve or attempt to achieve कोई भी undue gain या advantage either to himself खुद के लिए या फिर अपने किसी भी रिलेटिव के लिए, पार्टनर के लिए या एसोसिएट के लिए। यानी ना तो खुद के लिए आपको बेनिफिट ऑब्टेन करना है, ना अपने किसी रिलेटिव, पार्टनर, एसोसिएट के लिए, ठीक है। और अगर वो डायरेक्टर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मेकिंग एनी अनड्यू गेन, अगर आपने ऐसा करा तो ही शैल बी लायबल टू पे एन अमाउंट इक्वल टू दैट गेन टू द कंपनी। इस पॉइंट पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है सर, अगर डायरेक्टर जो है वो अनड्यू गेन या एडवांटेज लेता है, ठीक है, तो उस केस में जो भी वो अनड्यू गेन या एडवांटेज उसने लिया है वो इक्विवेलेंट आपको अमाउंट क्या करना पड़ेगा, कंपनी को जो है पे करना पड़ेगा। तो इस पे आपको सवाल जो है आ सकता है, केस स्टडी आ सकती है, सिर्फ इतने पॉइंट पर भी ये आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। फिफ्थ वाला पॉइंट, सिक्स्थ इसमें लिखा है अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस, या एनी असाइनमेंट अगर आप ऐसा कुछ कर देते हो तो वो वॉइड माना जाएगा। तो करना नहीं है पहली चीज तो, और अगर आपने कर दिया तो हम उसको क्या मानेंगे, वॉइड मानेंगे। एंड देन सेवेंथ, इफ अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रावेन्स द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, अगर आपने जो ये सेवेंथ है ये ड्यूटी नहीं है, ठीक है ना, ये एक इस सेक्शन का ही पार्ट है, बट ये बता रहा है कि अगर आप जो भी ऊपर चीजें लिखी है उनसे कंप्लाई नहीं करते हो, जो ड्यूटीज आपकी है उससे कंप्लाई नहीं करते हो, ठीक है, उसको आप कॉन्ट्रावेन कर देते हो, तो वो जो डायरेक्टर है शैल बी पनिशेबल विद फाइन, फाइन लगेगा इस केस में 1 लाख से 5 लाख तक का, ठीक है, मिनिमम 1 लाख बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज। तो ये आपको इसके अंदर क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया है वो है पावर्स ऑफ द बोर्ड। पावर्स ऑफ द बोर्ड के अंदर आप जो बात करनी है वो करनी है सेक्शन नंबर 179 की ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये इसमें क्या लिखा है कि बीओडी जो है कंपनी के, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं वो सारी पावर्स और वो सारे एक्ट्स और थिंग्स कर सकते हैं जो कि कंपनी ऑथराइज्ड है करने के लिए, ठीक है। तो बीओडी वो सारा काम कर सकते हैं, वो सारी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं जो एक कंपनी कर सकती है, बेसिक सी बात। उसके बाद बोर्ड जब ये पावर्स को एक्सरसाइज करेगा, दैट बोर्ड शैल बी सब्जेक्ट टू द एक्ट,
ठीक है, मतलब ऑब्वियसली यार आप पावर एक्सरसाइज कर सकते हो बट एक्ट के बियॉन्ड तो नहीं जा सकते, मेमोरेंडम के बियॉन्ड नहीं जा सकते, आर्टिकल्स के बियॉन्ड नहीं जा सकते, कोई रेगुलेशंस वगैरह अगर बनाई गई है, ठीक है, तो कोई भी रेगुलेशन जो बनाई जाएंगी इंक्लूडिंग द रेगुलेशन जो कंपनी खुद बना रही है जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशंस वगैरह पास करके, तो उन चीजों के बियॉन्ड नहीं जा सकते आप, ठीक है, यानी आपकी पावर आप एक्सरसाइज कर सकते हो बट सब्जेक्ट टू दी एक्ट, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, regulations including the regulations which are made by the company in the general meeting। तो एक तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। दूसरा इसमें लिखा है बोर्ड shall not exercise any power और do any act or thing। आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते, ऐसी कोई भी पावर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है, जो कि एक्ट के अकॉर्डिंग या तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग या किसी भी दूसरे एक्ट के अकॉर्डिंग या मेमोरेंडम आर्टिकल के अकॉर्डिंग आर टू बी एक्सरसाइज या डन बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। यानी जो काम कंपनी को करना है जनरल मीटिंग में, अगर लिखा हुआ है एक्ट के अंदर, चाहे कंपनीज एक्ट में या किसी और एक्ट में या मेमोरेंडम या आर्टिकल में कि ये काम कंपनी करेगी जनरल मीटिंग में, तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर सकते, उस चीज को लेकर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उससे बोर्ड से कौन करेगा, जनरल मीटिंग में कंपनी ही करेगी, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद 179(2) जो है 179(2) में लिखा है कि नो रेगुलेशन मेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग shall invalidate any prior act of the board which would have been valid अगर वो रेगुलेशन नहीं बनाई जाती तो रेगुलेशन बनाने के पहले बोर्ड ने कुछ काम कर दिया है, रेगुलेशन जब आपने बना दी उसके बाद में वो काम बियॉन्ड द रेगुलेशंस हो गया तो वो इनवैलिड हो गया, लेकिन क्या हम उसको इनवैलिड ट्रीट करेंगे? द आंसर इज नो, हम उसको इनवैलिड ट्रीट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब बोर्ड ने वो काम करा उस चीज को लेकर के रेगुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो रेगुलेशन आपने बाद में बनाई है, अगर बाद में आपने बनाई है तो ऑब्वियसली जो पहले एक्ट हो चुका है उसको तो हम वैलिड ही मानेंगे, ठीक है, ये आपको चीज ध्यान रखनी है। बस इसमें एक कंडीशन ये है कि वो रेगुलेशन अगर नहीं भी बनाई जाती तो भी वो जो एक्ट बीओडी ने करा है वो क्या होता, वैलिड होता, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि नो रेगुलेशन मेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग shall invalidate any prior act of the board जो कि वैलिड होता अगर वो रेगुलेशन नहीं बनाई जाती तो मान लेते हैं कि ये तो रेगुलेशन की बात हो गई, अगर रेगुलेशन बनाने के पहले, ठीक है, जैसे रेगुलेशन बनाने के पहले बोर्ड ने कोई काम कर दिया, ठीक है, बीओडी ने कुछ कर दिया लेकिन ये बियॉन्ड एक्ट कर दिया है उन्होंने, ठीक है, बियॉन्ड द एक्ट अगर इन्होंने कोई काम कर दिया है तो क्या ये जो है ये इसमें आएगा, वुड हैव बीन वैलिड इफ दैट रेगुलेशन हैड नॉट बीन मेड? द आंसर इज नो, ये तो इनवैलिडेट ही होगा, ठीक है, ये तो इनवैलिडेट हो जाएगा। जो भी बीओडी ने काम करा है रेगुलेशन बनाने के पहले वो अपने आप में वैलिड होना चाहिए, अगर वो रेगुलेशन नहीं बनाई गई है तो वो इनवैलिडेट सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि रेगुलेशन आ गई है। अब जब उन्होंने वो काम करा तब तो रेगुलेशन नहीं थी तो इसलिए हम उसको वैलिड मान रहे हैं, बट अगर वो रेगुलेशन के बिना भी काम इनवैलिड है, अगर वो रेगुलेशन के बिना भी काम इनवैलिड है तो वो तो इनवैलिड ही माना जाएगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सेक्शन नंबर 179(3) रीड विथ रूल 8 ऑफ कंपनीज मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल 2014 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी शैल एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर्स। ये सारी पावर्स जो है ये वो एक्सरसाइज कर सकते हैं कंपनी के बिहाफ पे, लेकिन ओनली बाय मींस ऑफ अ रिजोल्यूशन जो उन्होंने मीटिंग में पास करा, यानी बोर्ड मीटिंग हेल्ड करके, ठीक है, जो भी आप रिजोल्यूशन पास कर रहे हो उसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये सारी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हो। जो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन होता है, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन होता है, इसका यूज करके आप ये सारी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सारी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तो इसके अंदर क्या क्या दिए हुए एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो इसके अंदर क्या क्या दिया, सबसे पहले टू मेक कॉल्स, ठीक है, कॉल्स वगैरह करना ऑन शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन देयर शेयर्स, जो भी पैसा अनपेड है उसके लिए कॉल करना। देन टू ऑथराइज द बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन नंबर 68, टू इशू सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डिबेंचर्स, चाहे इन इंडिया करो आप या आउटसाइड इंडिया करो, to borrow monies, to invest the funds of the company, to grant loans या गारंटी वगैरह देना या सिक्योरिटी देना in respect of the loans, to approve financial statement and board's report, ये जो अप्रूवल का काम होगा। then to diversify the business of the company, to approve the amalgamation, merger or reconstruction, to take over a company or acquire a controlling or substantial stake in another company, to make political contributions, to appoint or remove KMP या to appoint internal auditors या secretarial auditor। इंटरनल ऑडिटर सेक्रेटरियल ऑडिटर भी अपॉइंट करना है तो वो आपको बोर्ड मीटिंग में ही
क्या करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से काम नहीं होगा इन सब केसेस में। उसके बाद आगे एक चीज यहाँ पर जो लिखी है कि फर्स्ट प्रोवाइजो जो है, फर्स्ट प्रोवाइजो में ये लिखा है बोर्ड जो है वो क्या कर सकता है, बोर्ड में बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड एट अ मीटिंग, मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करके डेलीगेट कर सकता है कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, मैनेजर को, या किसी भी दूसरे प्रिंसिपल ऑफिसर को ऑफ द कंपनी, या ब्रांच का अगर केस है, ब्रांच ऑफिस का अगर केस है तो जो प्रिंसिपल ऑफिसर है ब्रांच का उसको कौन सी पावर्स आप डेलीगेट कर सकते हो, जो 4 to 6 में पावर्स दी है वो आप डेलीगेट कर सकते हो। सारी पावर्स आप डेलीगेट नहीं कर सकते, आप सिर्फ 4 to 6 वाली पावर को ही डेलीगेट कर सकते हो। और डेलीगेट भी आप किसको कर सकते हो वो आपको बताया, कमिटी को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, मैनेजर को, या किसी भी दूसरे प्रिंसिपल ऑफिसर को, या ब्रांच का केस है तो प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द ब्रांच। कौन सी पावर्स, 4 to 6 वाली। ये और करने के लिए भी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा मीटिंग में। 4 to 6 के अंदर आप देखो क्या दिया हुआ है आपको, एक तो हो गया आपका पैसा बोरो करना, ठीक है, पैसा बोरो करना, देन इन्वेस्ट करना फंड्स को, जो कंपनी के फंड्स हैं उनको इन्वेस्ट करना, एंड लोन्स वगैरह या गारंटी या सिक्योरिटी देना इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स। ये जो तीन है, ठीक है, पैसा बोरो करना, फंड इन्वेस्ट करना और लोन गारंटी सिक्योरिटी वगैरह देना, ये वाली पावर्स को डेलीगेट करा जा सकता है सिर्फ, बाकी पावर्स आप डेलीगेट नहीं कर सकते। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है केस स्टडी के पर्सपेक्टिव से, तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सेकंड प्रोवाइजो है, ठीक है, सेकंड प्रोवाइजो में उन्होंने क्या बोला है, सेकंड प्रोवाइजो में बोला है कि एक्सेप्टेंस बाय अ बैंकिंग कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, जो कि डिमांड पर क्या होंगे, रीपेबल होंगे या अदरवाइज रीपेबल होंगे, एंड विड्रॉयल होंगे बाय द चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर या फिर अदरवाइज, या प्लेसिंग ऑफ मनीज ऑन डिपॉजिट बाय अ बैंकिंग कंपनी विद अनदर बैंकिंग कंपनी, जब एक बैंकिंग कंपनी दूसरे बैंकिंग कंपनी के साथ में पैसा रख रही है तो वो जो है प्लेसिंग ऑफ मनीज ऑन डिपॉजिट बाय अ बैंकिंग कंपनी विद अनदर बैंकिंग कंपनी ऑन सच कंडीशन, जैसा कि बोर्ड प्रिस्क्राइब करे, इट शिल नॉट बी डीम्ड to be a borrowing of monies or as the case may be making of loans by a banking company within the meaning of this section। तो ये जो आपने अभी ऊपर पॉइंट पढ़ा है, ठीक है, पैसा बोरो करने वाला, पैसा बोरो करने वाला जो पॉइंट है, ये टू बोरो मनी या फिर मेकिंग ऑफ लोन्स, ये लोन वगैरह अगर आप दे रहे हो, ग्रांट लोन, सिक्स्थ वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इसमें क्योंकि जो बैंकिंग कंपनी है वो तो उसका रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस ही है, ठीक है, नॉर्मल कंडक्ट में आता है वो, तो इसीलिए इन पॉइंट्स में से बैंकिंग कंपनी जो भी पैसा बोरो कर रही है या किसी और बैंकिंग कंपनी के साथ अपना डिपॉजिट रख रही है तो ऐसा नहीं मानेंगे कि उसको लोन दे दिया उन्होंने, ठीक है, तो वो यहाँ पर कवर नहीं है। तो ये जो पावर्स हैं इनको एक्सरसाइज करने के लिए आपको बोर्ड मीटिंग में बीआर पास करने की जरूरत नहीं है, हर बार जब आप पैसा बोरो कर रहे हो या हर बार जब आप लोन दे रहे हो। नहीं तो आप सोचो कि कितनी मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, हर दिन करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है उनका, इसीलिए इसको क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद 179(4) जो इसके अंदर क्या लिखा है, उसके अंदर ये लिखा है कि nothing in this section shall be deemed to affect the right of the company in general meeting to impose restriction and condition on the exercise by the board of any of the powers। अब जो भी ऊपर हमने पावर्स लिस्ट करी है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में क्या कंपनी जनरल मीटिंग में कोई रेस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस वगैरह इंपोज कर सकती है रेजोल्यूशन वगैरह पास करके? द आंसर इज यस, कि बोरो करना भी अगर पैसा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ इतना अमाउंट ही बोरो कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके की लिमिट लगा सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। आंसर इज यस, कि यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद से बोर्ड मीटिंग करके और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके 100 करोड़ तक ही बोरो कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते। क्या ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन कंडीशन लगाई जा सकती है? द आंसर इज यस, और भी पावर्स को लेकर के आप लगा सकते हो, ठीक है, बट कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि ऐसा करा जा सकता है बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग, इस पे भी केस स्टडी बन करके आ सकती है। उसके बाद जो सेक्शन नंबर 180 है ऑफ द एक्ट, ठीक है, जो सेक्शन नंबर 180 है ऑफ द एक्ट, इसके अंदर क्या लिखा है, सेक्शन नंबर 180 ऑफ द एक्ट इंपोजेस रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर्स ऑफ द बोर्ड। इसमें आपको जो एक्ट के अंदर ही रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, ठीक है ना, वो बताएं। तो क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है यार? पहला रेस्ट्रिक्शन है कि बोर्ड एक्सरसाइज कर सकता है फॉलोइंग पावर्स को ओनली विद द कंसेंट ऑफ द कंपनी। ये जो पावर्स हैं अभी जो देखेंगे हम, ये आप सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज कर सकते हो कंपनी का कंसेंट ऑब्टेन करने के बाद, और वो कंसेंट भी आपको लेना है स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू, यानी एसआर जब पास हो जाएगा उसके बाद ही आप ये काम कर सकते हो। तो पहली चीज हो गई टू सेल, लीज या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ होल या सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, या जहां पे कंपनी ओन्स मोर देन वन अंडरटेकिंग ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ एनी सच अंडरटेकिंग्स। एक ही है तो यार उसी की बात हो रही है कि उसी को पूरा का पूरा आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, या उसको सब्सटेंशियल पार्ट आपने कर दिया, या एक से ज्यादा है तो सारी की सारी कर दी, या सब्सटेंशियल
सब्सटेंशियली द होल ऑफ एनी ऑफ सच अंडरटेकिंग, उनमें से किसी भी अंडरटेकिंग का या एक से ज्यादा अंडरटेकिंग्स का सब्सटेंशियल पार्ट आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया। ये तो ये पहला पॉइंट है। सो पहला पॉइंट किससे रिलेटेड है? अंडरटेकिंग से रिलेटेड। इसके बाद जो सेकंड वाला पॉइंट आपको दिया है वो है टू इन्वेस्ट otherwise in trust securities, to invest otherwise in trust securities the amount of compensation received by it as a result of any merger, received by it as a result of any merger या फिर अमल कमीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपको कंपनसेशन मिला है मर्जर और अमल कमीशन पे, अगर आपको ट्रस्ट सिक्योरिटीज के अलावा कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो, जो भी अमाउंट आपको मिला है कंपनसेशन के तौर पे मर्जर और अमल कमीशन से, उसको आप अगर ट्रस्ट सिक्योरिटीज के अलावा कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको एसआर पास करवाना पड़ेगा। यानी एसआर पास करने के बाद में ही आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप वो कंपनसेशन का अमाउंट ट्रस्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एसआर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको कंपनसेशन का अमाउंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एसआर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पे लिखा है टू इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज, कहीं भी और ट्रस्ट सिक्योरिटीज को छोड़ करके अगर आप करते हो तो एसआर चाहिए, ट्रस्ट सिक्योरिटीज में करते हैं तो एसआर नहीं चाहिए। देन सी टू बोरो मनी, जहां पर मनी टू बी बोरो, जो बोरो करने वाले हो, टुगेदर विद जो पैसा आपने ऑलरेडी बोरो कर रखा है वो एक्सीड करे, किसको एक्सीड करे? एग्रीगेट को ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी तीनों को मिला करके जो भी आ रहा है, ठीक है ना, उससे भी ज्यादा का अगर आप क्या कर रहे हो, लोन जो है आपका हो जाता है। आप कैसे हो जाएगा? जो एग्जिस्टिंग लोन है वो प्लस जो आप नया लेने वाले हो, दोनों को मिला देंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या वो एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम से ज्यादा है क्या। अगर ऐसा है तो आपको जो आप प्रपोज कर रहे हो बोरोइंग वो करने के लिए एसआर पास करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कौन से लोन नहीं आते हैं? जो टेम्पररी लोन्स होते हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंपनीज बैंकर्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जो भी टेम्पररी लोन है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं कि जो आपने ऑलरेडी बोरो कर रखा है और जो आप बोरो करने वाले हो, तो इसके अंदर टेम्पररी लोन्स हम इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसमें कोई बैंकिंग कंपनी वाला पॉइंट है कि अगर एक्सेप्टेंस कर रही है बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस में डिपॉजिट्स का ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक रीपेबल ऑन डिमांड या अदरवाइज एंड व्हिच आर विथड्रॉएबल बाय चेक ड्राफ्ट ऑर्डर और अदरवाइज, इसको बोरोइंग ऑफ मनी नहीं माना जाएगा बाय द बैंकिंग कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ दिस क्लॉज। तो यहां पर ये चीज नहीं आएगी, आपको ध्यान रखना है। एंड देन उसके बाद टू रेमिट या गिव टाइम, ठीक है, आप रेमिट कर देते हो या टाइम देते हो रीपेमेंट के लिए ऑफ एनी डेट जो कि ड्यू है फ्रॉम अ डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर से कोई पैसा अभी आना बाकी है, डायरेक्टर जो है उसको कुछ पैसा दिया था, उससे पैसा आना बाकी है और उसका अमाउंट जो है आप रेमिट कर देते हो या फिर आप उसको और टाइम दे देते हो पैसा जो है उसके रीपेमेंट के लिए, तो उसको लेकर के भी पहले एसआर पास होगा, उसके बाद में आप वो काम कर पाओगे। ठीक है, ये चीज इसमें ध्यान रखनी है। अगली चीज इसमें जो है ये बोली है कि जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हो जो कि बोरोइंग ऑफ मनी से रिलेटेड है, यानी जो आपका ये सी वाला पॉइंट था, इससे रिलेटेड जो एसआर पास होगा, ठीक है, ऑब्वियसली जहां पर आपका बोरोइंग का अमाउंट एक्सीड कर रहा है पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स को, इसमें आप स्पेसिफाई कर दोगे टोटल अमाउंट अप टू विच मनी में बी बोरोड बाय द बोर्ड, कि किस अमाउंट तक पैसा जो है बोर्ड क्या कर सकता है, बोरो कर सकता है। तो ऐसा नहीं करेंगे कि यार जब भी बोरो करना है हर बार हम स्पेशल रेजोल्यूशन वाली चीज करें, एक बार में एक लिमिट तक का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लेंगे कि बोर्ड जो है वो पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है उसका जो टोटल है, ठीक है, उससे 100 करोड़ ऊपर तक के लोन्स जो है वो ले सकते हैं। ये एक ऐसा हम पास कर देंगे, उसके अंदर ये बात लिख देंगे। अब जब तक 100 करोड़ पूरा नहीं हो जाता तब तक जो है बोर्ड अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, फिर बोरो कर सकता है, बीच बीच में हर बार जो है एसआर पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सो एक्सेस जितना आप बोरो कर रहे हो उसको लेकर के एक लिमिट जो है वो स्पेसिफाई कर दी जाएगी एसआर के अंदर। देन थर्ड वाले में लिखा है नथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1, ठीक है, क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन मतलब कि आपका अंडरटेकिंग वाला जो पॉइंट है, अंडरटेकिंग वाले पॉइंट में जो भी कुछ लिखा है, ठीक है, वो क्या नहीं करेगा, वो अफेक्ट नहीं करेगा। क्या चीज अफेक्ट नहीं करेगा? वो अफेक्ट नहीं करेगा किसी भी बायर का टाइटल या पर्सन का टाइटल, ठीक है, टाइटल ऑफ बायर या पर्सन जिसने लीज पे लिए वो प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट करा है या अंडरटेकिंग वगैरह जो है उसने ले लिया है, ठीक है, और वो सब उसने खरीदी है गुड फेथ में, ठीक है। अगर आप गुड फेथ में कोई अंडरटेकिंग लेते हो, लीज पर लेते हो, कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो उस केस में आपका जो टाइटल है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखो ऐसा हो सकता है कि मान लो बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे बोर्ड ने कोई अंडरटेकिंग डिस्पोज ऑफ कर दी,
अब मैंने जो है वो अंडरटेकिंग को परचेस कर लिया, ठीक है। अब मेरे को तो पता ही नहीं था कि यार स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा है बोर्ड ने या नहीं करा, बोर्ड के पास अथॉरिटी है भी या नहीं है उसको डिस्पोज ऑफ करने की। मैंने तो गुड फेथ में उस चीज को परचेस कर लिया, उसका जो अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन बनता था, प्रॉपर अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, वो भी पे कर दिया। तो क्या वो प्रॉपर्टी मुझसे वापस ली जा सकती है? क्या मेरा टाइटल उस प्रॉपर्टी के ऊपर अफेक्ट होगा? द आंसर इज नो। वो प्रॉपर्टी मेरी हो गई क्योंकि मैंने उसको गुड फेथ में परचेस करा है। मेरे को नहीं पता कि भाई बोर्ड ने रिजोल्यूशन पास करवाया नहीं करवाया, वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया। सेकेंड, अफेक्ट नहीं करेगा किसी भी सेल या लीज को ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, जहां पे ऑर्डिनरी बिजनेस ही कंपनी का क्या है, कंसिस्ट ऑफ या कंप्राइजेस ऑफ सच सेलिंग या फिर लीजिंग। अगर सेलिंग और लीजिंग ऑर्डिनरी कोर्स में होती है, तो ऑर्डिनरी कोर्स में जब आप करते हो, क्या आप हर बार जब करोगे तब आप स्पेशल रेजोल्यूशन लोगे? नहीं। तो जब भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की बात आ जाएगी, वहां पे एसआर पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी कंपनी में सेलिंग और लीजिंग का काम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है, क्या सेलिंग और लीजिंग करने के लिए हमको एसआर पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं, उसके बिना भी कर सकते हैं। कर देंगे तो क्या वो चीज गलत मानी जाएगी? द आंसर इज नो, वो गलत नहीं मानी जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी व्हिच इज कंसेंटिंग टू द ट्रांजैक्शन, जो क्लॉज ए में रेफर करा गया है, अंडरटेकिंग के लिए जो आपने पास करा है, उसके अंदर आप ये भी कंडीशंस जो है स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है, इंक्लूडिंग द कंडीशंस रिगार्डिंग द यूज, डिस्पोजल, इन्वेस्टमेंट ऑफ द सेल प्रोसीड्स व्हिच में रिजल्ट फ्रॉम सच ट्रांजैक्शन। तो अब देखो, स्पेशल रेजोल्यूशन है, आप उसमें क्लियरली बता सकते हो कि यूज कैसे होगी, डिस्पोज ऑफ कैसे होगा, जो डिस्पोज ऑफ करने के बाद में पैसा आएगा, अंडरटेकिंग डिस्पोज ऑफ करने के बाद जो पैसा आएगा, वो पैसा कहां लगाया जाएगा, ये भी उस स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या करा जा सकता है, स्पेसिफाई करा जा सकता है। तो जो कंडीशंस उस ट्रांजैक्शन को लेकर के लगाना चाहते हैं, वो मेंबर्स लगा सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद प्रोवाइडेड कि ये जो सबसेक्शन है, it shall not be deemed to authorize the company to affect any reduction in its capital। आप अपनी कैपिटल रिड्यूस नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ जो ये आप ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, अंडरटेकिंग डिस्पोज ऑफ करने की, इसके थ्रू आप अपने जो रिडक्शन ऑफ कैपिटल है वो नहीं कर सकते। रिडक्शन ऑफ कैपिटल तो हो सकता है, वो किसके अकॉर्डिंग हो सकता है, जो सेक्शन नंबर 66 है एक्ट का, उसी के अकॉर्डिंग हो सकता है। यहाँ ये जो सेक्शन है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं करा जा सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। देन लास्ट वाला पॉइंट है कि नो डेट विच इज इनकर्ड बाय द कंपनी इन एक्सेस ऑफ द लिमिट। अब आपने जो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट है, उससे ज्यादा का क्या करा, डेट ले लिया, ठीक है। लेट्स से कि ये तीनों मिलाकर के 100 करोड़ आता है और आपने 150 करोड़ का डेट लिया हुआ, तो 50 करोड़ जो आपने एक्सेस ले लिया है, ठीक है। नो डेट इनकर्ड बाय द कंपनी इन एक्सेस ऑफ द लिमिट, कितना एक्सेस में, 50 करोड़, शैल बी वैलिड, वो डेट वैलिड नहीं होगा फॉर इफेक्चुअल, ठीक है, उसको हम इफेक्टिव नहीं मानेंगे। वो डेट कंपनी के ऊपर एग्जिस्ट करता है ऐसा माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। कब नहीं माना जाएगा? जब तक कि लेंडर ये प्रूव नहीं कर देता, ठीक है। हम तब तक उस एक्सेस वाले अमाउंट को कंपनी के ऊपर इफेक्टिव या वैलिड नहीं मानेंगे। यानी बेसिकली इसका मतलब है कंपनी उस अमाउंट को रीपे करने के लिए लायबल नहीं होगी। उस अमाउंट के रिस्पेक्ट में कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। जो 50 करोड़ का एक्सेस अमाउंट है उसके लिए कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, तब तक नहीं बनेगी जब तक लेंडर ये प्रूव नहीं कर देता। लेंडर यानी जिसने वो पैसा दिया है, ठीक है, वो एक्सेस वाला पैसा जिसने भी दिया है, वो ये प्रूव नहीं कर देता कि लोन जो एडवांस करा गया वो गुड फेथ में करा गया एंड उसको कुछ भी नहीं पता था कि लिमिट वगैरह जो इंपोज करी गई है वो एक्सीड कर दी गई है। तो सिंपल सी बात है यार, कोई भी डेट जो आप इनकर करोगे इन एक्सेस ऑफ द लिमिट इंपोज्ड बाय क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1, ठीक है, वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है, वो चीज वैलिड नहीं होगी, ठीक है, वो चीज वैलिड नहीं होगी। यहां पर आप का जो आ रहा था ना कि एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी अगर आप ज्यादा लेते हो, तो जो भी वो एक्सेस वाला अमाउंट है, ठीक है, वो कंसिडर नहीं करा जाएगा एज वैलिड। तब तक वैलिड नहीं कंसिडर करा जाएगा जब तक जो हमारा लेंडर है वो ये प्रूव ना कर दे कि यार उसको तो पता ही नहीं था कि इन लोगों ने लिमिट क्या कर दी है, एक्सीड कर दी है, ठीक है, उसने तो बस गुड फेथ में दे दिया। तो गुड फेथ में जो भी काम हो रहा है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे बात समझ में आ रही है, चाहे वो अंडरटेकिंग का डिस्पोज ऑफ आप कर रहे हो, टिकट ट्रांसफर लीज वगैरह जो भी आप कर रहे हो, या फिर आप कोई लोन का अमाउंट अगर दे देते हो कंपनी को और आपको पता ही नहीं था कि यार उन्होंने तो वो लिमिट जो है वो ब्रीच कर दी है, ठीक है। तो ये आपको पूरा इसके अंदर ध्यान में रखना है।